हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज हम लोग कक्षा 9 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 देखने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली बात परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह इत्यादि। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय रेपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चोटियों से बना हुआ है। भारत की भूमि अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय में एवं उत्तर मैदान में बहुत बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगोल वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृतियों को दर्शाता है, जिसमें उच्च शिखर, गहरी घाटी तथा तेज बहने वाली नदियाँ शामिल हैं। आइए देखते हैं मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत में भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया। नंबर 1 हिमालय पर्वत, नंबर 2 उत्तरी मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 भारतीय मरुस्थल, नंबर 5 तटीय मैदान, नंबर 6 द्वीपीय समूह। तो आइए इसको मैप से देखते हैं। इसमें आप देखेंगे नंबर 1 पर्वतीय मैदान। तो ये आप जो 1 नंबर देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये पर्वतीय मैदान है। उसके बाद में नंबर 2 नंबर 3 मरुस्थलीय मैदान, उत्तरी मैदान, नंबर 4 पे मरुस्थलीय मैदान, नंबर 3 पे दक्कन का पठार, ये वाला एरिया, नंबर 5 पूर्वी घाट, नंबर 5 पूर्वी घाट और नंबर 6 पश्चिमी घाट, ठीक दोस्तों। आइए अब आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत। भारत उत्तर की सीमा पर स्थित हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम एवं पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक है और इसी अधिकता के कारण यहाँ विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान उत्तरी हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक उच्च शिखर हैं। इसमें इस हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। आइए देखते हैं इन शिखरों के कुछ नाम। माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित 8848 मीटर, कंचनजंगा भारत में स्थित 8598 मीटर, मकालू नेपाल में स्थित 8481 मीटर, धौलावीर नेपाल में स्थित 8172 मीटर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नंगा पर्वत भारत में स्थित 8126 मीटर, अन्नपूर्णा नेपाल में 8078 मीटर, नंदा देवी भारत में स्थित 7817 मीटर, कामेट भारत में स्थित 7756 मीटर, नामचा बरुआ भारत में स्थित है 7756 मीटर, गुरुला मंदाता नेपाल में स्थित 7728 मीटर। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है।
हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, हिमाचल एवं निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित या परिवर्तित शैल से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू की घाटी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी संख्या 10 से 15 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं के से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई होती हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबोद घाटी को दून कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून इस प्रकार: देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। नेक्स्ट आइए देखते हैं। इस उत्तर से दक्षिण हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्र के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज सिंध के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय को नेपाल हिमालय या तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ पर्वतीय क्षेत्रीय नाम का पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंडगॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ लेती है और भारत और पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। मजबूत बलुआ पत्थर और सादे शैल हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं। अधिकतर समानांतर श्रृंखलाएं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। ये मैदान जड़ों मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणीय जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों के आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गतियाँ कम हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती हैं। नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहते हैं। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्द से मिलकर बना है। दो का अर्थ है पानी और इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों पर पंज का अर्थ है 5, आप का अर्थ है पानी। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान, सिंध और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंध तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी भीड़ता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों को भौगोलिक आकृतियों में विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में
विभाजित किया जाता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर कहते हैं। सभी सरिताएँ इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाते हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएँ नदियाँ पुनः निकल आती हैं और नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहते हैं। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क की स्थिति ज्ञान की थी। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुए नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसे आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भाबर का नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हुए तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अगला प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना। यह गोंडवाना भूमि के टूटने या अपवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा इस पठारी भाग में चौड़ी तथा तलछटी घाटियों एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाते हैं। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहते हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य में उच्च भूमि, पश्चिम में चौड़ी, दक्षिण संकीर्ण। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी अपवाहित छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ, महाकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ों को श्रृंखलाओं को स्थिति ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भूभाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग का पठार कहते हैं तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खासी जयंतियाँ हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित व सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट और भौर घाट, पाल घाट की स्थिति दर्ज करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनगिनत है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के इनको काट दिया जाता है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के ऊंचे शिखर जैसे अन्नाईमुड़ी 2655 मीटर, डोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवरा तथा जावेड़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ओडमंगलम जैसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों के स्थित मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसे शैल आग्नेय कहते हैं।
वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू में तिब्बत से ढाका तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ शाखाएं दिखती हैं और इसके बाद बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो आप बरकान के समूह देख सकते हैं। नेक्स्ट, तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण या मुंबई तथा गोवा के मध्य है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान या दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित 7 विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तर भाग में उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है, जिसे लैगून के नाम से जाना जाता है। द्वीप समूह। आप पहले ही देख चुके होंगे कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों के समूह भी स्थित हैं। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? तो पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप समूह। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनके लाका द्वीप, मनिका तथा एमेन द्वीप के नाम से जाना जाता था। सन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया है और 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में पाए जाते हैं, बहुल एवं बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप व जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप समूह विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय या घने जंगलों से आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृतियों विभागों का विस्तार विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग के एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश के प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार मिला है। पठारी भाग खनिज के भंडार है, जिससे देश के औद्योगिकीकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न का है। थैंक यू दोस्तों, इतना टाइम देने के लिए।